नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हालिया घटनाक्रमों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज कर दी है। प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद बटुकों की पुलिस द्वारा शिखा खींचे जाने का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष तो इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर ही रहा है, साथ ही सरकार की भी आंतरिक कलह को सतह पर ला दिया है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश पहुंचे। भागवत से सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुलाकात की, जिसको लेकर सियासी गहमागहमी का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की ये मुलाकात भले ही सार्वजनिक तौर पर औपचारिक कही जाए, लेकिन सियासी संकेत साफ है। संघ और सत्ता के बीच तालमेल को नई धार देने की कोशिश और उत्तर प्रदेश को लेकर दीर्घकालिक रणनीति का खाका तैयार करने की पहल। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ हुई मुलाकातों को डैमेज कंट्रोल और आगामी चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी की भागवत से मुलाकात की बात करें तो 18 फरवरी की रात निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच लगभग 35 से 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके अगले दिन 19 फरवरी को दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी सरस्वती कुंज में संघ प्रमुख से अलग अलग मुलाकात की। हाल ही में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच उपजे तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा 101 बटुकों का सम्मान करने को भी इसी डैमेज कंट्रोल का हिस्सा माना गया। डिप्टी सीएम ने बटुकों की चोटी खींचे जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पाप नहीं महापाप करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पुलिसकर्मियों या व्यक्तियों ने बटुकों के साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा और मुलाकात को चला चले की बेला यानी विदाई का समय करार दिया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वोट बैंक में आई गिरावट 89% से गिरकर 80% से कम को लेकर चिंता जताई जा रही है। संघ का लक्ष्य इन्हीं वर्गों की नाराजगी दूर करना है। चुनाव से पहले सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आंतरिक कलह को खत्म करने पर जोर दिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनाते हैं। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूर्ण शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 का सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं एक सवाल हमको जिन्होंने अपमानित कराया। उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के, सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। क्यों घबरा जाते हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। चलिए, तो योगी भागवत की मुलाकात है, सामंजस्य बिठाने की बिसात है। देखिए, सामंजस्य बिठाइए, बैठक हो रही है, यूपी में इलेक्शन होगा, सब कुछ ठीक करना है। वैसे भी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर जो कुछ भी हुआ था, काफी बड़ा विवाद उसके बाद हुआ और अभी भी थमा नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आती हैं। और इस बीच जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उन्होंने 101 बटुकों का सम्मान किया, तो फिर वो बात आ गई कि एक तरफ आप उनका अपमान करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा जो डिप्टी सीएम है वो उनका सम्मान करता है। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों पर तालमेल बिठाने की कोशिश है और बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बट असल में ये सियासी रूप से बातचीत हो सकती है। इस बैठक के क्या मायने हैं और जो कुछ भी कहा जा रहा है या वोट बैंक के लिए कहा जा रहा है, कहां तक सही है, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष दुबे। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं संतोष जी? जी राखी जी, बताएं। हाँ संतोष जी, मेरा बस एक सवाल है कि मोहन भागवत की जिस तरीके से मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग अलग मुलाकात होना क्या खास है? या तो
सब कुछ जो गड़बड़ हुआ अविमुक्तेश्वर आनंद को लेकर उस पर तालमेल बिठाने की कोशिश भी है। आप समझिएगा, देखिए सियासी रूप से ये सवाल बिल्कुल खड़े होंगे, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर आप बता पाएंगे क्योंकि पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि आखिर बैठक के मायने क्या थे। देखिए राखी जी, क्या है कि समय समय पर संघ की और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक होती रहती है, और क्योंकि मोहन भागवत जी लखनऊ में थे, 2 दिन का उनका कार्यक्रम था, तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भी मिले, डिप्टी सीएम भी मिले, तो ये एक मुलाकात, औपचारिक मुलाकात थी। इससे कोई सियासी माने नहीं है। भाई पार्टी है, संघ से हम लोगों का जो है क्योंकि वैचारिक नाता है, तो हम लोग जो है, हमारे नेता लोग जो है मिलते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ राय विमर्श भी करते हैं, तो उसी संदर्भ में ये मुलाकात थी। इसका कोई सियासी माने निकाले तो गलत है। अच्छा ठीक है, चलिए संतोषी, सियासी मायने यदि नहीं है तो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो कुछ भी हुआ था वो बात फिर से आई, और इस बीच उनका भागवत जी का भी आना, फिर हम भी ये भी देख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने 101 बटकों का सम्मान किया। सवाल इस बात का नहीं कि क्यों किया, अच्छी बात है आपने किया, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस समय पे भी बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थी। डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ और संज्ञा दे दी थी। तो इस तरह से जो चीजें आती हैं, तो क्या कोई अंतर कलह है, क्या कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसको ठीक करने के लिए भागवत जी को आना पड़ा? नहीं, संगठन में और ना ही सरकार में कोई अंतर कलह है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए क्या है कि शंकराचार्य जी महाराज जो है उनको स्नान करना था, वहाँ प्रशासन द्वारा जो लापरवाही हुई, सरकार ने पहले भी कहा कि वो जांच हो रही है, कठोर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, जो भी उस जांच में पाए जाएंगे। तो दूसरी चीज ये है कि अब शंकराचार्य को भी बहुत ज्यादा हक धर्मता नहीं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी से हमारे डिप्टी सीएम ने उनको भगवान के रूप में कहा कि आप भगवान हैं, आप जाके स्नान करिए, और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने भी उनसे अनुरोध किया। तो इसका कहीं भी जो देखिए, कहीं ना कहीं हरदर्मिता को छोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन को आगे ले जाना है, सबको मिलजुल कर आगे लेके जाना होगा। और कहीं भी इस तरीके का जो है सरकार की तरफ से कोई भी दुर्भावना नहीं है कि हम शंकराचार्य को अपमानित करें या शंकराचार्य को जो है उस तरीके की कोई जो है बात करें। लेकिन क्या है, शंकराचार्य जी को भी हसनता छोड़ के एक सनातन धर्म को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र जी, कैसे उत्तर प्रदेश में जो एक डैमेज कंट्रोल, पता नहीं कहना ठीक होगा कि नहीं, क्या लगता है, डैमेज कंट्रोल है या कुछ और है? क्या होता है कि मैं यदि डैमेज कंट्रोल कह दूंगी ना तो आपत्ति दर्ज हो जाएगी, बट सियासी रूप से हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से देखा, बहुत नजदीक से आप लोग ये सारी चीजों को देखते हैं, कैसे देख रहे हैं भागवत जी का आना? मान लिया चलिए समन्वय बैठक है, होती रहती है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये सर जब अलग अलग बंद कमरों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ होती है, दिग्गजों के साथ, व्यक्तियों के साथ नहीं कहूंगी, तो सवाल आता है कि क्या हुआ? थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है संतोष जी नहीं बोल पा रहे हो, कैसे समाजवादी पार्टी देखती है? राखी मैम, भोजन, बैठक और विश्राम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचलन है, और इस बैठक के लिए 600 करोड़ की बिल्डिंग भी बनती है, और इस बिल्डिंग के आगे पार्किंग करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ भी दी जाती है। तो ये इनकी परंपरा है, और हिंदुओं को अपने संगठन में शामिल करके एक झंडे के आगे, वैदिक हिंदू धर्म के खिलाफ जाके एक झंडे के आगे झुका के अल्बेनियाई सलाम भी कराते हैं। अब आपने डैमेज कंट्रोल की बात कही, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ होगा, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए था क्या डैमेज कंट्रोल होगा। मैं 3 विषय मान सकता हूँ। एक तो इनका हिंदू विरोध, आरएसएस की उत्पत्ति हुई थी हिंदू विरोध में, जब एक झंडे के आगे झुका दिया था इन्होंने पूरे हिंदू समाज को, जो वैदिक हिंदू धर्म में कहीं नहीं है। अब उन्होंने हिंदू धर्म का नाम ही बदल दिया, सनातन धर्म कर दिया। और इसी मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, मतलब इसको फिर से लिखा जाना चाहिए नागपुर में बैठ के, मतलब हिंदू धर्म को पूरा विनाश कर दो। उसी के अंतर्गत पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का अपमान किया गया है। और एक व्यक्ति जो अपने को मुख्यमंत्री भी कहता है और अपने को महंत भी कहता है, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जो हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनके पास नहीं जाता है। प्रोटोकॉल तोड़ के एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उससे मिलने के लिए एक कमरे में चला जाता है, लखनऊ के एक छोटे से कमरे में मिल के आता है। ये बहुत गहन सोच का विषय है। क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? एक संविधान के सर्वोच्च, प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति
एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से जाके मुलाकात करेगा जिसकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है, उससे जाके मिल के आएगा। इससे पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है। दूसरा है इनके सारे बहुत सारे संगठन है, 200 300 400 संगठन बना रखा होगा आरएसएस और बीजेपी ने। इनके संगठनों में कोई तालमेल नहीं रहता। खास करके जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है उनको योगी जी ने एकदम महत्वहीन बना दिया था, पिटवाया भी अपनी पुलिस से, विद्यार्थी परिषद को। तो इनका तालमेल के बारे में कुछ बात करके बेवकूफ बना लो। तीसरा, 312 विधायक से 255 विधायक, 74 एनडीए की सीट से 35 सीट पर आके गिरना। मुझे लगता है ये 3 डैमेज कंट्रोल रहा होगा। इन 3 डैमेज कंट्रोल में 30 मिनट में क्या बात कर लेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक जिसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो क्या बात कर लेगा 30 मिनट में बैठ के। तो जो निर्देश देके गए होंगे निश्चित रूप से हिंदू विरोध का निर्देश देके गए होंगे, और पैसा इकट्ठा करो, 2027 का चुनाव आ रहा है, पैसा इकट्ठा करो, पैसे के चुनाव दिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ये लोग कर सकते हैं 30 मिनट में। और आज हम बहुत अपने को स्वाभिमान महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे पूर्व शंकराचार्य जी महाराज ने हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को अहिंदू तार्किक रूप से घोषित कर दिया कि वो हिंदू नहीं है। तो हम शंकराचार्य जी महाराज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इनका मुखौटा एक दिन उतरेगा। अभी तो एब्स्टीन फाइल से उतरा है, और जो हिंदू विरोध है वो भी एक दिन अब तो खुल के आ ही गया है। अभी जब 10 मार्च को बैठेंगे हमारे चारों शंकराचार्य जी महाराज, तब असली मुखौटा इनका उतर के नीचे आएगा, और उस दिन की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, वापस आऊंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। और लेकिन मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश की सियासत को आप समझ रहे हैं। और जहां तक अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का जो एक मामला आया था, उसके बाद से ये रुका नहीं। अब होता ये है कि इस बीच यदि एक डिप्टी सीएम 101 बटुकों का सम्मान कर दें, इसी बीच मोहन भागवत भी आ जाएं, इसी बीच फिर आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में इलेक्शन भी हैं, तैयारियां पहले से होती हैं, कोई बहुत वक्त हम नहीं कह सकते क्योंकि इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, समझना पड़ेगा। तो क्या है इसके पीछे? क्या सब कुछ ठीक करने की कोशिश है, अभी से लग गए हैं, और ये वाकई में महसूस हो गया है पार्टी को या भागवत को भी कि वोट बैंक तो ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हुई थी इससे बहुत छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है, मैसेज अच्छा नहीं गया लोगों के बीच। सर अनम्यूट करिए। आइए आवाज राखी जी। हाँ आ रही है। अभी आपने कहा डैमेज कंट्रोल, तो मेरा मानना है कि डैमेज हो गया है नो कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी को वही हाल हो गया है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, एक गाना। अब इनको यही गाना चाहिए बैठ करके, सब कुछ खो दिया उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं राखी जी, हम छोटे पत्रकार हैं, सबके बीच जाते हैं, चौराहों पे बैठते हैं, गांव भी जाते हैं। ये चर्चाएं चौराहों से लेके गांव गलियारे तक हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा देश के सामने आ गया। अभी तक आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाते रहे, चलिए ठीक था, मुस्लिम इस देश में सबसे गद्दार है, सबसे खराब है, चलिए। उसके बाद में आपने यूजीसी कानून ला करके जिस तरह से सवर्णों को गाली दी जा रही है, दिलवा रही है भाजपा, सवर्ण समाज इसको कभी नहीं भूल सकता है राखी जी। तराजू तलवार इनके मारो जूता चार, इस तरह नारे भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है उत्तर प्रदेश में। तो भागवत जी नहीं, भागवत जी के और बड़े लोग आ जाएं, उत्तर प्रदेश इनके हाथ से खिसक चुका है। और आरपी सिंह जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इस सारा श्रेय समाजवादी पार्टी कहने में जा रहा, जो पाली में इनके गेंद था इन्होंने फेंक दिया समाजवादी पार्टी पाली में। देखिए अब 27 चुनाव को देखते हुए शिवपाल जी भी एक्टिव हो गए हैं। शिवपाल जी भाजपा समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। मुलायम सिंह जी के बाद वो भी हाउस से लेकर के बाहर तक एकदम एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश जी भी लग गए हैं। और जिस तरह शंकराचार्य का मामला उछला राखी जी, ये तो बहुत ही दुखद था। अब पाठक जी चाहे 101 खिलाएं चाहे 110 खिलाएं, समय जा चुका है, समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल पे काम करना शुरू कर दी है। और जब ऐसी स्थिति में आप काम करेंगे तो आपका भविष्य बहुत दिन अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए अखिलेश जी भी बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगरों को साधने में प्रयास कर रहे हैं। मायावती जी तो बिल्कुल खुल के प्रिंट पे आ गई हैं। तो जब दो, अभी तक एक आपको विपक्षी था तो ये दिक्कत थी, अब 2 विपक्षी तैयार हो गए हैं आपके। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 के लिए
राखी जी ये खतरा मैं मानता हूं। और जो इनका कोर वोटर था वो कहीं न कहीं इनसे विमुख होकर के दूसरी पार्टी में दो ही पार्टी मेरी समझ में आ रही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं का थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहा है। और मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी तो हमेशा ही, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों में प्रमुखता से विपक्षी पार्टी के रूप में भूमिका अदा की है। जी राखी जी। ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है सुनील जी कि यदि ये जो सम्मान अभी हुआ, इनके सम्मान के अलावा यदि एक सामूहिक रूप से माफी हो जाती, या बड़े होने के नाते, दिग्गज होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी या बाकी लोग भी एक क्षमा याचना कर लेते कि जो भी हुआ उस चीज को भुला दिया जाए और आगे बढ़ते, शायद तब भी चीजें ठीक हो सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, उस समय पे जब ये मामला हुआ तब केशव प्रसाद मौर्य ने इस चीज को कहा, उन्होंने निंदा की थी कि नहीं होनी चाहिए थी। ब्रजेश पाठक जी ने भी कह ही दिया कि भाई महापापी हैं वो लोग जो जिन्होंने बटुकों की शिखा खींची। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कार्रवाई की बात दो लोग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था कि कालनेमी है ऐसे लोग, तो ये मामला जो ऐसे चल के आया है कि इसमें क्षमा याचना की जगह कुछ और हो गया। सम्मान कर देंगे, क्षमा याचना नहीं होगी। और मुझे लगता है ये आप सही कह रहे थे, ये डैमेज जो हुआ है ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नहीं कंट्रोल है। देखिए राखी जी, ये परिवार के मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर कोई त्रुटि हो रही है, योगी जी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं, उन्हें हर धर्मिता नहीं करनी चाहिए। आप प्रदेश से मुख्यमंत्री भी हैं, अगर इतने कह देते चलिए गलती हो गई, और जिस तरह से वास्तव में बटुकों की चोटी नोची गई, इस सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। कोई भी सनातनी इस बात को राखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये चोटी हमारी नहीं है, ये चोटी सनातन धर्म की होती है। और जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने चोटी नोची, उसके बाद शंकराचार्य को नोटिस भी दिया कि मारो, रोने भी ना दो। अब वो इतनी बड़ी घटना बन चुकी है, उसको पाठक जी चाहे इतनी मेहनत कर ले, हाँ मैं मानता अगर पाठक जी की मैं होता, चोटी नोची गई, मैं इस्तीफा दे देता इस सरकार से। कल्याण सिंह जी को याद हो राखी जी, मंदिर मस्जिद के मामले में कल्याण सिंह इस्तीफा दे चले गए थे। वो भी राजनेता थे। क्या मुख्यमंत्री कुर्सी किसी की प्यारी नहीं होती है? और योगी जी को जरा से माफी मांगने में क्या दिक्कत थी, लेकिन जब समय नाश का आता है, विपरीत बुद्धि आती है, 10 साल समाजवादी पार्टी इंतजार करते करते थक गई, तो उसे भी तो कहीं मौका भगवान देगा कि नहीं देगा? ऐसे कुकर्म करा दिया इनसे कि समाजवादी पार्टी नजर आने के बावजूद भी अब कोई विकल्प नहीं बच रहा है लोगों के सामने, कहां जाए। और जिस तरह से पवन पांडे जी को मैं देख रहा हूं, सब लोग साधने में लग गए हैं। अखिलेश जी भी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की तर्ज पर काम करना शुरू किए हैं। शिवपाल जी पुराने नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, इतना वो स्वयं परिपक्व हैं। तो 27 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी, भागवत जी आए चाहे कोई आए, राखी जी उत्तर प्रदेश से इनका हाल जैसे 24 में हुआ है उससे बुरा हाल होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश की जनता कह रही। चौराहों पर चर्चा हो रही है, सड़कों पर चर्चा हो रही राखी जी उत्तर प्रदेश कोने कोने में। और जो ये काम इतना घिनौना यूजीसी ला करा दिए, हिंदुओं को हिंदुओं ने करा दिया। एक तरफ आप कहते थे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने कि जो हमारे दलित भाई थे, पिछड़े भाई थे, साथ हमारे उठते बैठते खाते थे राखी जी, कुछ दिन बाद वो हमको ढूंढेंगे, हम उनको ढूंढेंगे। ये राजनीति भाजपा की, ये मोदी जी का असली चेहरा आज सामने आ गया है। हम जैसे पत्रकारों की भी आंखें खुल गई। आरपी जी बैठे हुए, कई बार मेरी तकरार भी हुई आपकी टीवी पे, लेकिन आप बड़े भाई ने आज अनुभव सही था। अब मुझे आभास हो रहा है आप जो कह रहे थे दिव्य से, वो यूजीसी के बाद मुझे लग गया कि नरेंद्र मोदी जी का वास्तविक चेहरा क्या है। जी ठीक है। संतोष जी बताएं। अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, कैसे इन चीजों से आगे बढ़ेंगे, कैसे इन चीजों से निकलेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, उन्होंने जितनी चीजों को ऑब्जर्व किया है, ये एक चुनौती जैसा हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए राखी जी, राजनीति में चुनौतियां मिलती रहती हैं। चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी करना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी चुनौती इन्होंने गिनाई है, उन सारी चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और लड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी प्रचंड बहुमत के साथ। तो आप नहीं आएगी, आप लिखवा के स्टाम्प पे हमसे, मैं छोटे पत्रकार हूं। फहमी के लोग शिकार हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिकार नहीं है भाई मेरे, मैंने जो टीवी कहा अभी तक गलत निकला, बैठे मैंने कहा 7 सीटें आपस में तालमेल भाजपा की 2 सीटें सपा की निकली, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी न टूटता है, न रुकता है, 24 घंटे वो अपना काम करता है। जो चीजें सरकार कर रही है, जो संगठन कर रहा है, वो उनका अपना काम है, कार्यकर्ता अपना काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा
कि ब्रजेश पाठक जी ने बच्चों का सम्मान कराया, केशव मौर्य जी ने शंकराचार्य से जो है भगवान के रूप में उनको कहा कि आप भगवान हैं, आप जाके स्नान करिए। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ी चीज है संतोष जी, कि केशव मौर्य जी इन सारी वास्तव में चीजों को होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति हठधर्मता करता है, हठी हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं सनातन को नुकसान होता है। और सनातन को नुकसान ना हो, इसीलिए सारे लोग मिलकर ये चाहते हैं कि शंकराचार्य जी का भी सम्मान है, और सरकार भी यही चाहती है कि भाई आप सम्मानित तरीके से जाइए, स्नान करिए, या करते आप जाके स्नान। और अब हठधर्मता छोड़ देनी चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। आज हमको एक बड़े संघर्ष करने की जरूरत है सनातन के लिए। सनातन को अगर स्थापित करना है, सनातन को मजबूत करना है, सनातन को पूरे विश्व में अगर स्थापित करना है, तो जी यूजीसी सनातन के आपने टुकड़े कर दिए, अब क्या ये करोगे आप बताइए? सनातन जो है एक सही दिशा में चल पाएगा, तभी जो है सारे सनातनी सुरक्षित रह पाएंगे। कुछ कह रहे हैं सुनील जी? मैं कह रहा हूँ राखी जी कि सनातन कहाँ सुरक्षित है? यूजीसी कानून आप लाके रख दिए, सनातन टुकड़े कर दिए, और फिर आप सनातन की बात कर रहे हो। जिनको आपने लड़ा दिया वो सब सनातनी है, हमारे भाई हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण हो। लेकिन आपकी ये राजनीति, अरे भाई सनातन को तो औरंगजेब की जो है कानून नहीं रोक पाए, तब सनातन इकट्ठा था, तब सनातन नहीं टूटा। ये तो अभी यूजीसी में बहुत सारी कमियां होगी, उससे बदलाव हो जाएगा। इतनी बड़ी आफत आ गई कि आपको जो है आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या मोदी जी की तुलना औरंगजेब से आप कर रहे हैं? और मिला क्या उनको? सत्ता में वापसी कर रही है। अब समाजवादी दावे साथ कर रहा हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। जितने फर्जी SC/ST राखी जी उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, उतना ही जनाधार भाजपा का खत्म होता जा रहा है। हमारे पत्रकार के ऊपर ही फर्जी ST एक्ट लगा दिया गया, जो उस दिन वहां था ही नहीं। अब आप सोच लीजिए, और कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब हाईकोर्ट ही बचा, और कोई बचा अधिकारी नहीं है। इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कानून का। अब पुलिस आपको एकदम डुबाने में कसम खा ली है कि आप 27 हम लॉटरी तो नहीं देंगे, कि डंडा मारा रहेगा, पब्लिक रहेगी। अभी भी मौका है संतोष जी, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। जरा थानों में जाकर देख लीजिए, गरीब आदमी घुसने के लिए परेशान, घुस नहीं पा रहा है, बिना पैसे कहीं काम नहीं हो रहा, दरोगा आपके पकड़े जा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है आपकी। ये 27 में कह रहा हूँ भाई साहब, अगर आप ध्यान न दिए संतोष जी, तो आपके लिए चुनौती नहीं, डैमेज हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कार्यकर्ता कितना भी जो कार्यकर्ता था वो तो बिगड़ गया, वो तो सड़कों घूम रहा है आज, दोनों पक्षों में, एक समर्थन में, एक विरोध में। इससे बड़ा दुर्भाग्य राखी जी क्या हो सकता है इस प्रदेश का जी? चलिए, ये बात तो सच है, क्योंकि एक तो अभी फिलहाल तो समय की सीमा है, लेकिन ये चीज हमें वाकई समझ में आती है कि अब वो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। डैमेज वो नहीं समझ रहे हैं, यदि उन्हें लगता है कुछ डैमेज नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो रहा है, वो अपनी समझ है। लेकिन ये जो एक मुलाकात थी और चुनावी बिसात की जो पूरी एक कोशिश है आने वाले इलेक्शन की, ये कितनी सफल होगी? ये धीरे धीरे आएगा सर, चीजें निकल कर आएंगी। इलेक्शन है ना, बहुत जल्दी है, तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो चीजें बहुत जल्दी निकल कर आएंगी। देखेंगे क्या कुछ होता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आगामी चुनाव की रणनीति बनी है या फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भागवत पहुंचे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। असलियत तो ये है कि जो कुछ भी हुआ है, अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला हुआ, उसके बाद से अब बटुकों का सम्मान करते हैं एक डिप्टी सीएम। दूसरे डिप्टी सीएम उस समय पे ही कह चुके हैं कि गलत नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कुछ और कह दिया था। तो ये सारी चीज़ों को जिस तरीके से समझा जा रहा है, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बहुत अच्छा फीडबैक नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का, उनको मुश्किल हो सकती है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आने वाले समय में देखेंगे पार्टी क्या करती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।